हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ई ग्राम चैनल पे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बजट 2023-24 के बारे में। इस वीडियो का एजेंडा ये होगा कि आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले बजट के प्रश्नों को हम ऐसे पढ़ें कि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और इस कारण से हम इस वीडियो में थोड़ा सा स्टैटिक और तमाम बजट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जेपीएससी, जेएसएससी, अभी जो म्युनिसिपल सर्विसेज का एग्जाम होने वाला है उसका इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी जिनका भी सब्जेक्ट है। और सेकेंडली जो आपका जीएस पार्ट है जिससे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें भी आपका बजट पूछा जाएगा। एसएससी सीजीएल टायर 2 जिनका भी मेंस है अभी, उनके लिए भी ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है और तमाम जितने एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि बजट तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम स्टैटिक से शुरू करते हैं। पहला बजट कब प्रकाशित किया गया? 1733 में। किसके द्वारा? जेम्स फिलिप। कहाँ के हैं? ब्रिटेन, यूके के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि यूके से हैं जेम्स फिलिप। उन्होंने पहला बजट 1733 में प्रकाशित किया। बजट शब्द क्या संविधान में मेंशन्ड है? तो जी नहीं। उसके एवज में क्या मेंशन्ड है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का जिक्र मिलता है। पहला बजट भारत में कब पेश किया गया? 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। कहीं कहीं 18 फरवरी भी इसका डेट माना जाता है। तो आप अपने एग्जाम के हिसाब से बस ये ईयर याद रखिएगा कि 1860 में जेम्स विल्सन ने सबसे पहला भारत का बजट प्रस्तुत किया। हुआ क्या था फ्रेंड्स कि जब 1857 की क्रांति में जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए थे ब्रिटिश को, तो उसको भरपाई करने के लिए जेम्स विल्सन ने 1860 में टैक्सेशन शुरू करा था। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला बजट उन्होंने ही प्रकाशित किया था। जेम्स विल्सन नाम याद रहेगा। 1860 ईस्वी में जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो 26 नवंबर 1947 के जो हमारे पहले वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर आर के शानमुखम शेट्टी, इन्होंने बजट पेश किया। तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा पेश किया गया। और रिपब्लिक इंडिया का यानी कि गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को पेश किया था। पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर कौन है देश की? इंदिरा गांधी। सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा टाइम्स, ठीक है, किसने बजट पेश किया? तो मोरारजी देसाई की सरकार ने 10 बार बजट पेश किया। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम सारे फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बजट स्पीच किसका रहा है? तो निर्मला सीतारमन का रहा है। 2020-21 का जो बजट था उसका समय था 2 घंटा 42 मिनट का। ठीक है, और निर्मला सीतारमन लगातार 5वीं बार इस साल बजट पेश की हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है। और अगर हमने देखा कि सबसे लंबा बजट स्पीच किसका था, निर्मला सीतारमन का, तो सबसे छोटा बजट स्पीच किनका था? 1977 के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे हीरू भाई पटेल, उनका बजट कुल 800 शब्दों में ही सिमट गया था। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। सबसे पहला पेपरलेस बजट कब प्रकाशित किया गया? 2021-22 में। अभी तक कितने बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जा चुका है? पेपरलेस बजट यानी कि क्या? डिजिटल बजट। तो अभी तक 3 बार ये पेश किया जा चुका है। बजट कौन सा विभाग पेश करता है? तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, वित्त मंत्रालय के कुल 5-6 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, बाकी आपका जो डिसइन्वेस्टमेंट को देख रेख करता है, अभी एक नया डिपार्टमेंट ऐड किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, ये भी याद रखिएगा। तो कुल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में से जो एक्सपेंडिचर वाला डिपार्टमेंट है ये बजट को पेश करता है। ठीक है, जो बजट शब्द है उसका मतलब होता है लेदर का बैग। और ये कौन से शब्द से आया? बकेट शब्द से आया। बकेट शब्द एक फ्रेंच शब्द है। दोस्त आप देखिएगा कि आपके परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट किस शब्द से आया? तो ये फ्रेंच शब्द से आया। इस पेज पे हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 112 में बजट नहीं लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है। 1733 में सबसे पहला बजट जेम्स फिलिप यूके ब्रिटेन में पेश किए थे। भारत में जेम्स विल्सन 1860 में पेश किए थे। जो
इकोनॉमिक लॉसेस हुआ था 1857 की क्रांति में, उसके भरपाई के लिए। स्वतंत्र भारत में आर के शनमुखम शेट्टी, जो कि हमारे पहले वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने 26 नवंबर 1947 को बजट पेश करा था। गणतंत्र भारत में जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को बजट पेश करा था। हमारी पहली वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी हैं, और जो सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का श्रेय जाता है वो मोरारजी देसाई की सरकार को जाता है। इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया था। सबसे ज्यादा लंबा स्पीच निर्मला सीतारमण, हमने देखा 2 घंटा 42 मिनट, अब तक 5 बार इन्होंने बजट पेश कर चुका है। और सबसे छोटा हीरू भाई पटेल 1977 में। पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में हुआ था, अब तक 3 बार आ चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इसको जारी करता है और फ्रेंच वर्ड बजट से आया है। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं दोस्त। जैसे जनरल बजट को रेलवे बजट से हम कब सेपरेट किए, सेपरेट क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे पहले क्या होता था कि जो जनरल बजट है और जो रेलवे बजट है वो दोनों एक साथ एक ही किताब में प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन एक्वर्थ कमिटी के रिकमेंडेशन पे 1924 में रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग अलग कर दिया गया। ये साल इंपॉर्टेंट है, ये कमिटी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। 1924 में एक्वर्थ कमिटी ने इसे करा। अब जब अलग अलग हो गया तो 2017 से रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज भी कर दिया गया है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, 2017 से दोनों बजट आपस में मर्ज हो चुके हैं। अब कुछ दो तीन अलग अलग प्रकार के बजटिंग होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट मतलब क्या होता है कि जो भी बजट में प्रस्तावित है, स्कीम्स हैं, योजना है, वो 1 साल के लिए ही चले, उसके बाद अगला साल उसके लिए फिर से पैसा अलोकेट हो, फिर से फाइनेंस अलोकेट हो। इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। ये 1987 से भारत में शुरू हुआ, ये भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जेंडर बजटिंग यानी महिलाओं के लिए भी कुछ ज्यादा स्कीम्स, कुछ ज्यादा प्रावधान, जैसे उनका हेल्थ के ऊपर, ठीक है। जैसे अभी आप देखोगे कि महिला की पात्र आया है, तो वो सब क्या है, जेंडर बजटिंग के अंदर आता है। वो कब शुरू किया गया? 2005-6 में किया गया, ठीक है। 2017 से पहले बजट लास्ट फरवरी में पेश किया जाता था, मार्च से थोड़ा दिन पहले। लेकिन 2017 के बाद से 1 फरवरी को हम बजट पेश करने लगे। ये भी ध्यान रखिएगा, 2000 ईस्वी तक 5 बजे शाम में बजट पेश किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एक भी चूंकि क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम इसे भी एक नजर देख ले रहे हैं। 2000 तक 5 बजे शाम तक सर ब्लाजिल ब्लैकेट 1934 में शुरू किए थे कि 5 बजे शाम में बजट पेश किया जाएगा। लेकिन 2001 से वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी को, उस समय से बजट 11 बजे पेश होने लगा है, ठीक है। और हमने देखा कि 2017 से 1 फरवरी को पेश होने लगा है। इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट जो है वो आपका आर्टिकल 116 में मेंशन्ड है। सबसे पहले इंटरिम बजट जो शब्द है उसका प्रयोग आर के शनमुखम शेट्टी जी ने ही किया था, जिन्होंने हमारा सबसे पहला बजट प्रकाशित किया था। 2021 में उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि पेपरलेस बजट को पारित किया था, ठीक है। पेपरलेस बजट को, डिजिटल बजट को किसने पारित किया था? उत्तर प्रदेश ने। अब हम ये देखते हैं कि जो जीरो बेस्ड बजटिंग 1987 से भारत में लागू हुआ, उसके जनक कौन है? उसके जनक है पीटर ओ पेरे, जिन्होंने यूएसए में सबसे पहले 1973 में इसको पारित किया था। और वहां से हम उठा के 1987-88 के बजट में भारत में लेकर के आए। जो जीरो बेस्ड बजटिंग है, वो अगर राज्य स्तर पे हम बात करें तो आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने इसे इंप्लीमेंट किया था। तो हमने क्या देखा? उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले पेपरलेस बजट लाया और आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले जीरो बेस्ड बजटिंग लेकर के आए। आउटकम बेस्ड बजटिंग भारत में 2005 से शुरू होता है, और हमने देखा कि जेंडर बजटिंग भी 2005 से शुरू होता है। तो ये दोनों जो आपकी स्टैटिक फैक्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक ये और एक ये दोनों ठीक से याद रखिएगा। अब हम आते हैं कि इस साल के बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज, जो हमारा अभी आजादी का 100वां साल पूरा होने वाला है 2047 में, तो अभी से लेकर के जो 2047 तक का काल होगा, ये जो तमाम 25 साल होंगे, इसे हम अमृत काल कह रहे हैं। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अमृत काल कौन सा काल को हम कह रहे हैं, तो आजादी के 75 वर्ष को, आजादी के 100 वर्ष को,
75 से 100 के बीच के दरमियान को, तो ये आपका आंसर होगा। 75 से 100 के दरमियान को हम अमृत काल कह रहे हैं, ठीक है। कुल 25 साल इसमें है, ठीक है। हमारा जो अमृत काल का इन 25 सालों के बीच का जो विजन है वो मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा विजन है कि हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे सिटीजन्स को और ज्यादा फोकस करेंगे यूथ को। यूथ को क्यों? क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड यूथ साइड टिल्टेड है, ठीक है। यंगेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया का, इसलिए यूथ पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। सेकंड है ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, ठीक है। और थर्ड है स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। आपको पता है कि 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी होने का हमारा टारगेट है 2030 तक। माफ करिएगा, पेन थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है। 2030 तक 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी होने का हमारा टारगेट है, तो वो सब चीज हम करेंगे। अब हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जैसे 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। हमने देखा कि इसका ब्लूप्रिंट है, उसका नाम है इंडिया एट 100, ठीक है। आजादी के 100 साल के बाद का भारत। पहला बजट है ये हमारा जो कि अमृत काल में पेश किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी से लेकर के तमाम 25 साल तक अमृत काल चल रहा है, तो उसका ये पहला बजट है, ठीक है। विजन हमने देखा, क्या क्या विजन है। यूथ को सपोर्ट करना, ग्रोथ और जॉब क्रिएशन करना, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को स्टेबल करना। अब हम देखते हैं फोकस एरिया क्या है। तो फोकस एरिया होगा कि हम इकोनॉमिक इंपावरमेंट करेंगे महिलाओं का, विमेन का। इसके लिए हम क्या करेंगे, 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को लार्ज प्रोडक्शन इंटरप्राइजेज में हम जोड़ेंगे। किस योजना के तहत? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत हम 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का जो एक गांव में संगठन होता है जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, उसको हम लार्ज प्रोडक्शन इंटरप्राइज कराएंगे। उनसे कुछ बड़े बड़े चीज प्रोड्यूस करवाएंगे, जिसको सेल करवाएंगे, जिससे उसका इकोनॉमिक इंपावरमेंट होगा। जब वो सेल करेंगे पैसा आएगा, ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपावरमेंट होगा। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास स्कीम है, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जिसमें हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, स्किल देंगे, ट्रेनिंग देंगे। किसको? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टारगेट ऑडियंस कौन है पीएम विकास के? जो हमारे आर्टिशंस हैं, जो हमारे क्राफ्टमैन हैं, वो हमारे टारगेट ऑडियंस रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और टूरिज्म और ग्रीन ग्रोथ के ऊपर हम बात करेंगे। ग्रीन ग्रोथ का भी टारगेट है, आगे हम देखेंगे। 2030 तक हमें 5 मिलियन मेट्रिक टन हर साल कम करते जाना है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बजट में हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो कितना है? तो 7% है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप नोट करते चलिएगा या फिर वीडियो को ही दोबारा देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रायोरिटीज क्या हैं। तो बजट में जो एक टर्म मेंशन किया गया है उसका नाम है सप्तऋषि। जो हमारे सौर मंडल में 7 तारे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट एक आपका कॉन्स्टिलेशन बनाते हैं, उसी के नाम पे हमने सप्तऋषि रखा हुआ है। सप्तऋषि यानी कि 7 प्रायोरिटीज। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा प्रायोरिटी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा सप्तऋषि में सातों कौन से प्रायोरिटीज हैं, और ये भी ध्यान हम रखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है जो हो सकता था पर वो नहीं है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशिक विकास, रीचिंग द लास्ट माइल, ये आपका ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। यूथ पावर, ठीक है, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलिशिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। आपको कहीं पे भी विमेन दिख रही है? नहीं। तो हमारे सप्तऋषि के प्रायोरिटीज में ना विमेन है, ना एसटी एससी है, ना ओबीसी है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है ताकि ऑप्शन इस हिसाब से बने कि आप उसको एलिमिनेट कर लो, ठीक है। तो ये आप एक बार ध्यान रखिएगा। अब हम एक एक प्रायोरिटीज के ऊपर देखते हैं कि उसमें क्या चीज प्रावधान किया गया है इस बजट में, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ जनरल चीज देखते हैं। जैसे टोटल बजट हमारा कितना है? तो 45 लाख करोड़ का है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 45 लाख करोड़ का हमारा टोटल बजट है। बजट के 2 भाग होते हैं, रिसिप्ट जो आय है पैसा, और एक्सपेंडिचर जो व्यय है हमारा, ठीक है, आय और व्यय। तो टोटल रिसिप्ट, अब 2 तरीके के रिसिप्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, जो आप बजट के स्टैटिक में पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चलूंगा। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि वैसे रिसिप्ट, वैसे आय जो 1 साल से कम के दरमियान वाले हैं, ठीक है, जो
बार बार रिपीट होंगे, हर अगले साल आपको वो पैसा मिलेगा, मिल सकता है। जैसे कि छोटे छोटे इंटरेस्ट हो गए, वगैरह वगैरह चीजें, टैक्स हो गए, ये सारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो पूंजीगत व्यय होते हैं या पूंजीगत आय जो होते हैं, उनसे क्या होता है, एक साल से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है जिससे हम कुछ कैपिटल बिल्ड करते हैं, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट अभी बना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये सब चीज थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्या हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 35 लाख करोड़ है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा है, और सबसे कम है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा सबसे ज्यादा हम करते हैं जो कि है 35 लाख करोड़, ठीक है। अब हम अलग अलग घाटे देखते हैं, ठीक है, वेरियस डेफिसिट्स हम देखते हैं। चार तरीके के डेफिसिट होते हैं। फिजिकल, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, वो 5.9% ऑफ जीडीपी रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है, आपको इसको याद रखना है। जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो 5.9% ऑफ जीडीपी है। जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो 2.9% ऑफ जीडीपी है। और जो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो 1.7% है। और जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है वो 2.3% है जीडीपी का, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। फिजिकल डेफिसिट कितना है, 5.9%। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 2.9%, ठीक है। अब और कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। जैसे 2025-26 तक जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसको जीडीपी का 4.5% लाने का टारगेट है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 4.5% लाने का टारगेट हमारा फिजिकल डेफिसिट को है। कब तक, 2025-26 को। अभी फिजिकल डेफिसिट कितना है, 5.9%। स्टेट्स का जो जीएसडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे नेशनल लेवल पे जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही अलग अलग स्टेट्स का अपना जो जीडीपी है उसे हम जीएसडीपी कहते हैं। तो जो स्टेट का फिजिकल डेफिसिट है, जितने भी स्टेट हैं उनका फिजिकल डेफिसिट को 3.5% ऑफ जीएसडीपी करने का प्रावधान किया गया है इस बजट में। तो हमने क्या देखा, 4.5% सेंटर का फिजिकल डेफिसिट, 3.5% स्टेट का फिजिकल डेफिसिट करने का टारगेट है, याद रहेगा। अब हम देखते हैं ये सातों प्रायोरिटीज के ऊपर एक एक करके। सबसे आपका पहला प्रायोरिटी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हम वहां पे आते हैं, हम यहां से इंक्लूसिव डेवलपमेंट शुरू करेंगे। उससे पहले जो आपके फैक्ट्स हैं वो हम थोड़े और ठीक से देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चार्ट के थ्रू वो डाल रखे हैं, जैसे आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, जो फाइनेंशियल ईयर में कैसे बढ़ोतरी या घटोतरी हुई है उसका आपका चार्ट है। आपको मैंने क्या बताया था कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, 35 लाख करोड़ है। और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सबसे कम है, 13 लाख करोड़ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं टैक्स टू जीडीपी के ऊपर। टैक्स किसके अंदर आता है, टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर आता है, क्योंकि ये हर साल हम करते हैं, हर साल टैक्स कलेक्ट होता है ना, इसलिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। तो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, मतलब कि जीडीपी जो टोटल है उसमें से हमारा टैक्स कलेक्शन कितना आया है। तो वो जो डायरेक्ट टैक्स है, आप देख सकते हो कि 6% जो है वो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो है डायरेक्ट टैक्स का। और इनडायरेक्ट टैक्स का, अप्रत्यक्ष कर का 5.1% है। अगर हम टोटल का बात करें तो जो ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट है वो 11.1% है। ये बजट एस्टिमेट है अगले साल के लिए, ये रिवाइज एस्टिमेट है पिछले साल के लिए, ठीक है। तो दोनों में सेम ही है आपको, इसलिए कुछ डिफरेंस याद करने का जरूरत है नहीं। बस ध्यान रखिएगा कि 6.0% डायरेक्ट टैक्स का है, 5.1% इनडायरेक्ट टैक्स का है, और अगर ओवरऑल बात करें तो 11.1% है। आगे देखते हैं कि जो हम अलग अलग बजट में एक्सपेंडिचर किए हैं, तो कौन सी स्कीम को हम सबसे ज्यादा दिए हैं, कौन से मिनिस्ट्री को हम सबसे ज्यादा एलोकेट किए हैं, वो हम देखेंगे। तो अगर हम स्कीम्स की बात करें तो हमने सबसे ज्यादा जो पैसा है, एक्सपेंडिचर है, वो एलोकेट किए हैं किसे, प्रधानमंत्री आवास योजना को। प्रधानमंत्री आवास योजना को 79,590 करोड़ हमने एलोकेट किया है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो टारगेट है हाउसिंग फॉर ऑल, वो 2024 तक का है। झारखंड में अब तक 87% घर बनाए जा चुके हैं। ये झारखंड का बजट जब हम करेंगे उस समय इसको डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है, बस आप अभी याद रखो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो टारगेट जो सबसे ज्यादा एलोकेशन इसे किया गया है और 79,590 करोड़ रुपीज से एलोकेट किया गया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि कितना ज्यादा किया गया है पिछले साल से, तो 66%। ठीक है, 66% एलोकेशन पिछले साल से ज्यादा किया गया है। अगर अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सबसे ज्यादा एलोकेशन दिया गया है। और अगर मिनिस्ट्रीज की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा एलोकेशन दिया गया है। रेलवे मिनिस्ट्री को एलोकेशन 2.40 लाख करोड़ दिया गया है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट है अभी तक का रेलवे मिनिस्ट्री को, ये पूछा जाता है और हाईएस्ट है चूंकि, इसलिए भी हमें याद रखने का जरूरत है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमने देख लिया, सबसे ज्यादा एलोकेट है। सेक्टर्स में और मिनिस्ट्रीज में कंफ्यूज मत होइएगा। सेक्टर्स में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को सबसे ज्यादा एलोकेशन मिला है और मिनिस्ट्री में डिफेंस मिनिस्ट्री को। अब हम देखते हैं कि रुपया कहां से आया, रुपया कहां गया। ठीक है, रुपया कहां से आया, रुपया कहां से गया, सबसे ज्यादा से लेके सबसे छोटे के क्रम में हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स में देखेंगे। तो हमारे जो बजट में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन आता है वो आता है बोरविंग से, उधार से। ठीक है, हम उधार लेते हैं सबसे ज्यादा। तो उधार का हमारा पूरे रेवेन्यू का जितना भी आय हुआ है सरकार का, उसका 34% सिर्फ हमारे बोरविंग से आता है। हम इसी बोरविंग्स को फिजल डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, कितना सरकार बोरो किया है वही हमारा फिजल डेफिसिट होता है। तो मतलब बजट के टोटल वो आपका टोटल रिसिप्ट्स में से टोटल एक्सपेंडिचर घटाते हैं, उसके बाद जो आपका बोरोइंग्स है उसे हम ऐड करते हैं। फिजल डेफिसिट जो कैलकुलेशन का स्ट्रेटजी है, जो मेथड है, उस हिसाब से याद रखिएगा कि बोरोइंग सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर टैक्स की बात करें तो जीएसटी सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ है 17%। फिर है कॉरपोरेशन टैक्स 15%, इनकम टैक्स 15%। दिख रहा है दोनों 15%, लेकिन एग्रीगेट टर्म्स में कॉरपोरेशन टैक्स ज्यादा कलेक्ट हुआ है। और यूनियन एक्साइज ड्यूटी है फिर उसके बाद 7% और कस्टम ड्यूटी है 4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जीएसटी है, फिर कॉरपोरेशन टैक्स है, फिर इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है जो कि प्रोडक्शन पे लगता है, और कस्टम ड्यूटी है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। अगर उसी का ये पाई चार्ट है। और अगर हम बात करें नंबर्स में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट टर्म्स में कॉर्पोरेशन टैक्स ज्यादा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 922675 है, और इनकम टैक्स 900575 है। सबसे ज्यादा जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज और फिर कस्टम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा टैक्स है जो सबसे ज्यादा कलेक्टेड किया गया है, इस बार कलेक्ट करा गया है, तो वो है जीएसटी। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का रिसिप्ट रेवेन्यू कहाँ से आया हुआ है, तो वो आप बोलोगे बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से। ठीक है, अब रुपया हम कहाँ खर्च करते हैं, वेयर डज द रूपी गो, हम ये देखेंगे। जो भी हमारा बजट है उस बजट का सबसे ज्यादा खर्च हम करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट पे। ये इंटरेस्ट कहाँ से आया सर? तो भाई देखो, ये जो बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज सरकार करती है ना सबसे ज्यादा, वो जहां से पैसा उधार लेकर के आइएगा, आप लोन लेकर के आइएगा, उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो यही इंटरेस्ट पेमेंट सरकार करती है, जो कि सबसे ज्यादा है 20%। ठीक है, उसके बाद है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड फी 18%। जो सेंट्रल सेक्टर के स्कीम्स होते हैं उस पे 17%। फाइनेंस कमीशन जो डिवॉल्यूशन देती है सारी स्टेट्स को, उन पे। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे 9%। आपको ध्यान ये रखना है कि जो सेंटर सेक्टर के स्कीम्स है, जो सिर्फ 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, उस पे बजट का ज्यादा खर्चा जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से। ठीक है, अब हम देखते हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम एक्सपेंडिचर सब्सिडीज पे देते हैं, तो कौन सा सब्सिडीज पे हम सबसे ज्यादा पैसा एक्सपेंडिचर देते हैं, एलोकेट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि फूड सब्सिडी पे हम सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट करते हैं फूड सब्सिडी, कौन से वाले, जो हम एमएसपी देते हैं। ठीक है, जो हम एमएसपी देते हैं। और अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें तो सेकंड नंबर पे है फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर में अगर बात करें तो यूरिया फर्स्ट नंबर पे, हम सबसे ज्यादा सब्सिडी यूरिया को देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो एनपीके है, डीपीपी है, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उन सबको हम देते हैं। पर आपको ध्यान इस स्निपेट से क्या रखना है कि फूड सब्सिडी को हम सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, और फर्टिलाइजर में सेकंड नंबर पे फर्टिलाइजर है, और फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा हम यूरिया को देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक पिलर करके कि कौन से पिलर में क्या प्रावधान किए गए हैं।
सबसे पहला पिलर है सबका साथ सबका विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में समावेशिक विकास भी कहते हैं। पहला बार कौन से 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव डेवलपमेंट के गोल को रखा गया था? 11th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हम एग्रीकल्चर को देखेंगे और कोऑपरेटिव्स को देखेंगे। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है स्टेट लिस्ट में। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ सबसे पहले हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च किए हैं 2200 करोड़ का। इससे हम क्या करेंगे, हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को हम उगाएंगे। एक चीज है पीएम मत्स्य संपदा योजना, जिसमें हम फिशरीज वगैरह को उगाते हैं, मतलब मछली पालन करते हैं, उगाते नहीं है। तो 6000 करोड़ रुपए इसके लिए अलोकेट करा गया है। हम इंडिया को एक ग्लोबल हब के रूप में तैयार करेंगे मिलेट्स के लिए, जिसे हम श्री अन्न भी कहते हैं। ठीक है, श्री अन्न। बजट में श्री अन्न शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? मोटे अनाज के लिए, मिलेट्स के लिए। ठीक है, और ये एक मिलेट का रिसर्च प्रोमोट करने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा हैदराबाद में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में हम खोल रहे हैं मिलेट का एक सेंटर। ठीक है, रिसर्च सेंटर। उसके बाद हम एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाने वाले हैं, और हम एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट जो है हमारा, उसमें हम 20 लाख करोड़ रुपया फंड करने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 लाख करोड़ रुपया हम एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड के रूप में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका हेल्थ सेक्टर है, जिससे इसको भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हमने रखा है। इसमें ध्यान रखिएगा कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। जो सिकल सेल अनेमिया है, जो रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो अनेमिया है उसको हम 2047 में हमारा इसका एलिमिनेशन टारगेट है, इसको जीरो कर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस साल हमने हेल्थ और एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। अभी हम हेल्थ पे 2.1% ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर देते हैं, और एजुकेशन पे 2.9% ऑफ जीडीपी हम एक्सपेंडिचर देते हैं। ठीक है, हेल्थ पे 2.1%, एजुकेशन पे 2.9%। फिर हम देखते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का हमारा कुछ कुछ अचीवमेंट्स है वो क्या हुआ। उससे पहले हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो बेरोजगारी है, वो भी एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंडर ही एक पार्ट आता है। याद रखिएगा कि हमारे बजट में 7.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बताया गया है, जो कि 4 साल में कम है। और जो अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है वो है 3.2%, जो 15 साल में सबसे कम है। ये भी याद रखना है। ठीक है, 15 साल में सबसे कम है अभी। लेकिन अगर बजट के हिसाब से बात करें, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बात करें, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.2% है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें इसका जो राइटअप है। ठीक है, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बनाएंगे एग्रीकल्चर के लिए। जैसा कि हमने बात किया कि एग्रीकल्चर एक्सिलरेटर फंड हम बनाएंगे, जिसे कृषि वर्धक निधि भी हम कहेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कहेंगे कि भाई साहब आप एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स लगाओ रूरल एरिया में। कौन सा स्कीम है? एग्रीकल्चरल एक्सीलेटर फंड। ठीक है, एग्रीकल्चर को एक्सिलरेट करेंगे, किसके थ्रू करेंगे? युवा एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू। ठीक है, और फिर हम देखेंगे आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है, उसके लिए हमने देखा कि 2200 करोड़ रुपए मिले हैं। मिलेट्स को हम श्री अन्ना भी कह रहे हैं। इंडिया मिलेट्स का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है उसे हम हैदराबाद में खोल रहे हैं। फिशरीज की बात करें तो हमने देखा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना में 6000 करोड़ का एलोकेशन हमने किया है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट के रूप में एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड बनाया गया है, जिसमें हमने 20 लाख करोड़ रखे हैं। इससे क्या करा जाएगा? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में इसको यूज करा जाएगा, जैसे स्प्रिंकल इरिगेशन। ठीक है, ड्रोन से सीड डिस्पर्सल वगैरह, जितने भी तमाम चीजें एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसके लिए हमने 20 लाख करोड़ रुपए रखे हुए हैं। अगर हेल्थ और एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो हमने देखा कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। सिकल सेल अनेमिया को 2047 तक हम एलिमिनेट करने वाले हैं, और एक डिजिटल लाइब्रेरी खोलने वाले हैं चिल्ड्रेन और एडोलसेंट्स के लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम सेकंड पिलर पे चलते हैं, रीचिंग द लास्ट माइल। ये रीचिंग द लास्ट माइल आपके वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड है। जैसे इसमें क्या क्या स्कीम्स है? प्रधानमंत्री पीवीटीजी योजना,
ठीक है, जो पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन है वो 3 साल के लिए लॉन्च करा गया है। इसमें 15,000 करोड़ दिए गए हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो कि झारखंड में 8 हैं। ठीक है, पीवीटीजी सबसे ज्यादा कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, फाइनेंशियल, अच्छा इसको कौन सी मिनिस्ट्री नोटिफाई करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देंगे टू माइक्रो इरिगेशन के लिए, जो कर्नाटक के ड्रॉट प्रोन रीजन है, जिसमें हम एक भद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और 740 जो हमारा एकलव्य मॉडल स्कूल है उसमें हम 38,800 शिक्षक को नियुक्त करने वाले हैं। ठीक है, और एक हम भारत श्री नाम का एक वेब पोर्टल बनाएंगे, जिसमें हमारा जो पुरातात्विक जो एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हैं उसको हम डिजिटाइज करेंगे। जितने भी हैं, जैसे आप अशोक का शिलालेख वगैरह पढ़ते हो, जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उन सबको हम डिजिटाइज करके भारत श्री वेब पोर्टल पे लगाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एंशियंट इंस्क्रिप्शन को डिजिटाइज करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल चालू करा गया है, तो भारत श्री। ठीक है, इसी का राइटअप देखते हैं। रीचिंग द लास्ट माइल, गवर्नमेंट एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम और 500 ब्लॉक्स में शुरू करेगी। एस्पिरेशनल ब्लॉक पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होता था, है ना, आपको याद होगा 500 जिलों में वो भी था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें क्या करते हैं, जो अत्यंत पिछड़ा जिला है उसको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। ऐसा अच्छा कर देंगे कि बाकी डिस्ट्रिक्ट भी उससे प्रभावित होकर अपने डिस्ट्रिक्ट को वैसा करने का चाहत रखें, उसे हम क्या कह रहे हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। उसी तर्ज पे एक नया चीज शुरू किया गया है जिसे हम कह रहे हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जो कि 500 ब्लॉक्स में हम इस साल शुरू करेंगे। ठीक है, हमने देखा कि पीवीटीजी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए हम 15,000 करोड़ एलोकेट किए हैं 3 साल के लिए, और हमने देखा कि 38,800 टीचर्स को हम 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में रिक्रूट करेंगे। और जो कर्नाटका का अपर भद्रा प्रोजेक्ट है, भद्रा नदी कर्नाटक में है, ये भी पूछ सकता है, जो ड्रॉट प्रोन रीजन है उसके लिए भी हमने कुछ पैसे एलोकेट किए हैं। पीएम आवास योजना के लिए हमने शुरू में देखा था 66% वृद्धि की गई है और सबसे ज्यादा एलोकेशन इसी का किया गया है। हमने देखा कि भारत श्री एक डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम सेट किया जाएगा, जिसमें हम 1 लाख एंशियंट इंस्क्रिप्शन को पहले स्टेज पे अपलोड करेंगे इस पे। ठीक है, थर्ड हमारा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, इसका हम राइटअप देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को एक्सिलरेट करने के लिए ये डिसाइड किया गया है कि स्टेट्स को 50 और सालों के लिए 1.3 लाख करोड़ तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। सेंटर स्टेट को कुछ लोन देती है जो कि इंटरेस्ट फ्री है, ये याद रखिएगा, और ये लोन 50 साल तक के लिए मिलता है। मतलब कि जैसे अगर झारखंड सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लिया इस वाले स्कीम के अंडर में, तो 50 साल तक हमें कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 50 साल के बाद हमको प्रिंसिपल रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ग्रांट नहीं है, ये लोन है। फिर हम देखते हैं रेलवेज को 2.40 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले मिला है, बजटरी एलोकेशन मिला है, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा बजटरी एलोकेशन है। हम 50 एडिशनल एयरपोर्ट बनाएंगे और हम यूआईडीएफ सेटअप करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, और ये जो यूआईडीएफ है इसे मैनेज कौन करेगा, तो नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी जो इसको मैनेज करेगा। ठीक है, अब नेशनल हाउसिंग बैंक का 100% जो ऑनर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इससे पहले आरबीआई हुआ करती थी। ठीक है, इसका काम क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का सर जी काम क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगा टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पिलर है अनलीशिंग द पोटेंशियल ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के ऊपर। ठीक है, ये देखते हैं, तो इसमें है कुछ कुछ स्कीम्स ये आपका लाए गए हैं, जैसे विवाद से विश्वास 1 ये एमएसएमई के लिए है। ठीक है, और विवाद से विश्वास 2 ये कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स के लिए है, ये आपको याद रखना है। हम ई कोर्ट्स जो बना रहे थे, जो कोर्ट्स का डिजिटाइजेशन हो रहा था, उसका फेज 3 लॉन्च हुआ है, जिसमें हम 7,000 करोड़ देंगे। ई कोर्ट्स क्या होता है, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह। ठीक है, जितने भी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स होते हैं वो इन हाउस ना होके लाइव स्ट्रीम करें, उसे हम ई कोर्ट्स कहते हैं। तो उसके लिए 7,000 करोड़ हम दिए हैं। इसका राइटअप पढ़ते हैं। मिशन कर्म योगी है, मिशन कर्म योगी के अंदर एक आता है आई गोट पोर्टल।
आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल, ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके स्किल अपग्रेडेशन का बात हो रहा है। आप जो कहते हो ना कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज ठीक से नहीं होता, और उसके बाद आपका जो सरकारी दफ्तर है उनमें काम ठीक से नहीं होता, तो उन सबको ठीक करने के लिए मिशन कर्मयोगी लाया गया है, जिसके अंडर एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉयज हैं उनके स्किल को अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा कि जो पैन अकाउंट होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये अब कॉमन आइडेंटिफायर के लिए यूज करा जाएगा जितने भी डिजिटल सिस्टम है गवर्नमेंट एजेंसीज के उनमें। तो पैन, ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा है जिसको कॉमन आइडेंटिफायर अब सारे डिजिटल सिस्टम में करा जाएगा, पैन, आधार कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी, इनमें से कोई नहीं, तो पैन, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। विवाद से विश्वास एमएसएमई के लिए रिलीफ है। कैसा रिलीफ है, तो विवाद से विश्वास, जो टैक्स डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, टैक्स डिस्प्यूट बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे किसी ने टीडीएस नहीं काटा, ठीक है, किसी ने आपका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो उस टाइप के जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल ये आपका टैक्स डिस्प्यूट है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च करी गई है, विवाद से विश्वास। और जो विवाद से विश्वास 2 है वो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स के लिए है। याद रखिएगा, विवाद से विश्वास 1 टैक्स डिस्प्यूट के लिए, विवाद से विश्वास 2 कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ई कोर्ट्स के लिए 7,000 करोड़, 1,000 लैब डेवलप किए जाएंगे जिसमें 5G सर्विसेज को हम सेटअप करेंगे, ठीक है। 100, मैंने 1000 बोला, माफ करिएगा, 100 लैब डेवलप करे जाएंगे 5G सर्विसेज के लिए। फिर हम लैब ग्रोन डायमंड्स, लैब में हम डायमंड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो डायमंड्स हम लैब में कैसे बना रहे हैं, हमें पता है कि जो कार्बन का एलोट्रोप है उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करने से एक डायमंड क्या है, कंप्रेस्ड फॉर्म ही है, तो उसको हम बना रहे हैं। इसके लिए हम 5 साल के लिए किसी एक आईआईटी को ग्रांट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए। हमारा नेक्स्ट पिलर है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ में कुछ स्कीम्स हम देखेंगे जो इंट्रोड्यूस करे गए हैं, जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। टारगेट हमारा क्या है, 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन तक हर साल जो हाइड्रोजन है उसका एनुअल प्रोडक्शन होना, ठीक है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होना, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी है। उसके बाद हम देखते हैं लद्दाख में 13 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का हमारा प्लान है। एक स्कीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम प्रणाम स्कीम। प्रणाम स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसमें हम फर्टिलाइजर्स का बैलेंस यूज करेंगे। पीएम प्रणाम में क्या करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर कम करो, नेचुरल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करो, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, अर्थ फॉर्म वगैरह का यूज करो। बस बात यह है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करो, ठीक है। और फिर आपका गोवर्धन स्कीम, जिसके लिए हम 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है। और ये जो 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स हैं उनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स होंगे, सीबीजी होगा, चलेगा। अब देखिए, भारतीय प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिसमें हम 1 करोड़ फार्मर्स को ये फैसिलिटेट कराएंगे कि आप नेचुरल फार्मिंग करिए, आप प्राकृतिक खेती करिए, ठीक है। फिर है मिष्टी स्कीम। मिष्टी स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ठीक है। ये मिष्टी स्कीम के थ्रू हम क्या करेंगे, जितने भी साल्ट पैंस है, जो मैंग्रोव एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, वहां पे हम मैंग्रोव प्लांटेशन को प्रमोट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैंग्रोव लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैंग्रोव हमारा बहुत तरीके से हेल्प करता है। जैसे वहाँ के जो सुंदरी ट्रीज है उससे हमारा बहुत सारा काम होता है। उसके बाद जो हमारे फ्लड्स आते हैं उससे हमारा शोर लाइन वो बहुत ज़्यादा फ्लड और टाइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखने का ज़रूरत है, ठीक है। फिर हमारा अमृत धरोहर स्कीम है, जो कि नेक्स्ट 3 साल के लिए वेटलैंड्स को इनकरेज करेंगे, ठीक है, कि आप वेटलैंड्स का यूज को इनकरेज करो। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट स्कीम क्या क्या देखे, पीएम प्रणाम, उसके बाद गोवर्धन स्कीम देखा, उसके बाद हमने देखा कि मिष्टी स्कीम जो मैंग्रोव के लिए है, और अमृत धरोहर जो कि वेटलैंड्स के लिए है। जो नेक्स्ट आपका पिलर है वो है यूथ पावर, ठीक है, अमृत पीढ़ी जिसे हम कह रहे हैं। यूथ पावर में हम देखते हैं क्या क्या हम करेंगे। सबसे पहले तो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च किया गया है, जिसमें हम 1 लाख युवाओं को अगले 3 सालों के लिए स्किल करेंगे।
और इस साल वाले जो ये जो नया वाला 4.0 है, इसमें हमने बहुत खतरनाक मस्त चीज इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि इंडस्ट्री 4.0, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, जिसे एडहेसिव प्रिंटिंग भी कहते हैं, ये सब चीज के ऊपर स्किल डेवलपमेंट होगा। इससे पहले जो स्किल डेवलपमेंट होता था वो ज्यादातर मैकेनिकल काम में होता था, आयरन बनाओ, फ्रिज बनाओ, इस टाइप का थोड़ा चलता था, ठीक है। लेकिन अब आप देख रहे होगे कि कितना अच्छा ये इनिशिएटिव है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसके लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी डेवलप किए जाएंगे। चलेगा। नेक्स्ट है आपका यूनिटी मॉल, ठीक है। यूनिटी मॉल हर एक स्टेट को इनकरेज किया जाएगा कि भाई साहब आप यूनिटी मॉल बनाओ, ठीक है। यूनिटी मॉल में क्या होगा, जो अलग अलग स्टेट है, तो अलग अलग स्टेट के जो आपका एक प्रोडक्ट है, जो वहां का उसका खूबी है, तो उस प्रोडक्ट को उस मॉल में आप बेचो। तो अपना जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है और जीआई प्रोडक्ट है और बाकी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो सबको आप उस मॉल में बेचो। इसके लिए यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। ये जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये अभी चतरा का जो है, आपका चतरा डिस्ट्रिक्ट में जो फ्रूट का जो सेलिंग है, उसमें आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का करंट अफेयर्स में ये मेंशन था कि मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, जो लास्ट हमारा पिलर है, 7th पिलर, इसमें हम नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री हम एक सेटअप करेंगे, जो एक सेंट्रल रिपोजिटरी होगा, जिसमें हम फाइनेंशियल सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन को रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि महिला समान बचत प्रमाण पत्र, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल सेविंग स्कीम है, स्मॉल सेविंग स्कीम। इसका आप याद रखिएगा कि मैच्योरिटी 2 साल का है और मार्च 2025 तक ये चलेगा, ठीक है। तो महिला समान बचत प्रमाण पात्र किसके लिए? स्मॉल सेविंग स्कीम है, महिलाओं के लिए है। मैच्योरिटी इसका 2 साल का है और मार्च 2025 तक के लिए ये चलेगा। जो मैक्सिमम डिपॉजिट था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, उसे भी हम इंक्रीज किए हैं। 15 लाख पहले था, मतलब कोई भी सीनियर अपना स्मॉल सेविंग स्कीम में सिर्फ 15 लाख तक डिपॉजिट कर सकता था। इसको हम इंक्रीज करके 30 लाख कर दिए हैं। ये अभी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो जो बाकी अब टैक्स वैक्स से रिलेटेड चीजें हैं, उनको हम एक तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको याद ये रखना है कि जो पर्सनल आपका इनकम टैक्स है, वो अब 7 लाख तक का एग्जेम्पशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए 7 लाख तक का एग्जेम्पशन है, इससे पहले 5 लाख तक का एग्जेम्पशन होता था। और जो आपका जो हाईएस्ट सरचार्ज है, वो पहले 37% था, जो कि अब हाईएस्ट सरचार्ज को 25% के ऊपर लेके आए हैं। सरचार्ज क्या होता है? जो हम टैक्स लेते हैं, टैक्स के ऊपर जो टैक्स है उसे हम कहते हैं सरचार्ज। इस सरचार्ज के ऊपर जो चीज लगता है उसे हम कहते हैं सेस। टैक्स सेंटर और स्टेट के बीच में बढ़ता है, सरचार्ज नहीं बढ़ता है। सेस कभी कभी बढ़ता है, जैसे जीएसटी कंपेंसेशन सेस जो है, ठीक है। ये सब चीज आपको पता होगा। अब हम देखते हैं इसका जो राइटअप है, जैसे कि 7 लाख तक आपको अब कोई भी टैक्स देने का जरूरत नहीं है। और पहले 6 इनकम टैक्स स्लैब्स हुआ करते थे, सॉरी, पहले 6 इनकम टैक्स स्लैब हुआ करते थे, जो कि घटा करके अब 5 कर दिए गए हैं। और जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है, वो अब 3 लाख तक का कर दिया गया है। तो 0 से 3 लाख रुपए तक अगर आप एक साल में कमाते हो, तो आपको एक भी रुपए टैक्स देने का जरूरत नहीं है। और जो हमारे 5 टैक्स स्लैब्स हैं, वो है 5%, 10%, 15%, 20 और 30%। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने ये देखा कि जो हाईएस्ट सरचार्ज था वो 25% कर दिया गया है। और देखिए कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स के लिए। और इनोवेशन क्वालिटी में हमारा रैंक 2nd है। अगर 2014 से अचीवमेंट्स की बात करें, तो अभी रिसेंटली हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और जीडीपी के टर्म्स में, अगर हम पीपीपी के टर्म्स में बात करें, पीपीपी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो 3rd है। अगर हमसे आपसे पूछे कि कोई कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व के टर्म में हमारा रैंक कितना है, तो 6 है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी के टर्म में, पीपीपी के टर्म में, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में 3rd है, और फॉरेक्स रिजर्व के टर्म में हम 6ठे हैं। तो ये था आपका पूरा बजट इस साल का, जिसमें हमने कुछ कुछ स्टैटिक्स भी डेवलप किया। आपको अगर वीडियो पसंद आता है, तो आप जरूर अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए। और ई ग्राम चैनल पे आप बने रहिए, हम इस पे बहुत सारे मटेरियल्स लेकर के आने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपका जेपीएससी का प्रिपरेशन हम बिल्कुल ईजी करने वाले हैं। आपको
कोई भी ट्यूशन में बहुत ज़्यादा पैसा देने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है? तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।